ने जो है क्लास 11 में पढ़ा था। All right, student. Good afternoon to all. This is Sharad Gupta, your chemistry teacher. बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. दैट इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड. बच्चों, जो आपका दो टॉपिक आपके सिलेबस में है, दैट इज़ number one is solubility of solids in liquid और जो दूसरा टॉपिक है that is solubility of gases in liquid. All right, students. Good afternoon to all. This is Sharad Gupta. Okay, बच्चों. So दो टॉपिक हैं आपके. पहला है solubility of solid in liquid और दूसरा टॉपिक है solubility of gases in liquid. इन दोनों टॉपिक में से जो आज बच्चों हम टॉपिक लेने वाले हैं, that is solubility of solids in liquid, right? यानी सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. बच्चों, हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. ये हमारे पास में एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, राइट? सो वाटर इज आवर सॉल्वेंट. इस वाटर के अंदर बच्चों हमने कुछ शुगर या सॉल्ट जैसी कोई भी चीज़ हमने ऐड करी और चाहे हमने उसको स्टिर किया या नहीं किया, हमने उसको चॉप किया या नहीं किया, या हमने सिंपली उसको बच्चों पड़ा रहने दिया उस कंटेनर के अंदर, हमने देखा धीरे धीरे जो उसकी सॉल्ट की, शुगर की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है उस बीकर के अंदर और पूरा का पूरा सॉल्यूशन के अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाती है. हमको सॉलिड की क्वांटिटी दिखना कम हो जाती है. यही एक्सपेरिमेंट बच्चों हमने दूसरे बीकर के साथ किया. अब की बार हमने दूसरा बीकर लिया और इसके अंदर हमने कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है ईथर, हो सकता है बेंजीन, हो सकता है आपका कोई एसीटोन या कोई भी इस तरीके का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जो बच्चों हम पेट्रोल और डीजल भी यूज़ करते हैं वो भी बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, वो भी एक तरीके का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का ही एग्जाम्पल होता है. हमने इसके अंदर भी बच्चों क्या किया, शुगर या सॉल्ट को ऐड किया, राइट? जब हमने इस शुगर और सॉल्ट को बच्चों ऐड किया तो हमने देखा कि थोड़ी देर बाद शुगर और सॉल्ट उसमें बिल्कुल डिसअपीयर नहीं हुए. जितना हमने डाला था कंटेनर के अंदर वही पूरी क्वांटिटी जो है वो उसके अंदर अवेलेबल रही. हमने सोचा कि चलो भाई, हो सकता है कि ये थोड़ा धीरे डिज़ोल्व होता है, सो लेट्स ट्राई एंड चॉप इट. हमने उसको मिक्स करना शुरू किया. एक चम्मच भी डिज़ोल्व नहीं हुआ, थोड़ा और मिक्स कर दिया, लेकिन बच्चों कितना भी हमने ट्राई किया बिल्कुल भी इसके अंदर डिज़ोल्व होके नहीं दिया. तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ पे कि हमने सोचा कि बच्चों जब ये हमारा शुगर को हमने वाटर में ऐड किया तो ये हो गया डिज़ोल्व, यानी ये घुल गया, राइट? सो वी कैन से शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, या हम कह सकते हैं सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर. लेकिन यही काम जब हमने बच्चों शुगर या सॉल्ट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया तो ये डिज़ोल्व नहीं हुआ. डू नॉट डिज़ोल्व.
यानी सिंपल सा कंक्लूजन हमने निकाला कि शुगर या सॉल्ट जो भी है इज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। राइट बच्चों, तो यहाँ पे हमको इन दोनों डेमोन्स्ट्रेशन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता लगती हैं। वो क्या क्या? नंबर एक तो ये कि हर सॉलिड, हर लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। मतलब शुगर और सॉल्ट अगर वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर और सॉल्ट किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगा। हो सकता है किसी में डिज़ोल्व हो और किसी में डिज़ोल्व ना हो। यानी कि इट मेक्स ए डिफरेंस कि आपका चॉइस ऑफ सॉल्वेंट क्या है और उसके अंदर आप क्या घोलने वाले हैं। नॉट एवरी सॉलिड इज गोइंग टू डिजॉल्व इन एनी काइंड ऑफ लिक्विड। देयर आर सर्टेन केसेस व्हेन इट विल डिजॉल्व एंड देयर आर सर्टेन केसेस व्हेन इट विल नॉट डिजॉल्व। दूसरी बात जो बच्चों हमने इसके अंदर समझी कि डिजॉल्व होना क्या है। अगर कोई चीज़ किसी लिक्विड में घुल गई है तो वो घुलना क्या है ये भी हमको इस डेमोन्स्ट्रेशन से अच्छे से पता लग जाता है। कैसे बच्चों? जब हमने उसको ऐड नहीं किया था तो वो अपनी सॉलिड फॉर्म में था, हमको दिखाई दे रहा था, उसके लम्स थे, उसके क्रिस्टल्स थे, उसके बड़े बड़े टुकड़े थे। तो हमने कहा भाई ये इसका स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है। लेकिन उसको जब हमने सॉल्वेंट में ऐड और हमने उसको थोड़ा सा स्टिर कर दिया तो हमने देखा कि अब वो जो लम्स थे वो उसको दिखाई देना बंद हो गए। राइट, अब वो लम्स क्या हो गए? पूरे के पूरे हो गए इसके अंदर है। तो अभी भी वो उसी कंटेनर में, लेकिन अब क्या है बच्चों, वो लंप की फॉर्म में नहीं है, वो स्प्रेड हो गया है। तो इसलिए अब हमने कहा कि भाई ये डिज़ोल्व हो गया है। इसको अगर मैं थोड़ा सा बच्चों आपको पिक्चर वाइज दिखाऊं, ये आपका मानिए कि शुगर है बच्चों। राइट, शुगर को हम देख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि शुगर का जो फ्लैक्स है उसके अंदर लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं और चूंकि वो मॉलिक्यूल छोटे हैं लेकिन जब वो जुड़ गए हैं तो वो हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि पूरा क्रिस्टल जो है शुगर का हमको दिख रहा है। लेकिन जब इस शुगर को हमने वाटर में ऐड किया तो थोड़ी देर के लिए तो बच्चों हमको यहाँ पे ये शुगर के क्रिस्टल्स दिखाई दिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं ये डिज़ोल्व होके, घुल के, अलग अलग होके इस पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड हो गए। और चूंकि मॉलिक्यूल हमको दिखाई नहीं देता है, राइट, मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, तो यहाँ से ये चीज़ गायब होने के बाद में अब हमको दिखाई नहीं दे रही है। पहले दिखती थी, अब नहीं दिख रही है। तो हमने क्या कहा? शुगर गॉट डिज़ोल्व्ड इन वाटर, यानी शुगर जो है वो अब पानी में घुल गई। क्यों? क्योंकि पहले तो उसके लम्प्स थे, दिख रहे थे, अब उसके मॉलिक्यूल जो है वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, इसलिए अब हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन से जो दो कंक्लूजन है मैं एक बार फिर बता दूं आपको। नॉट एवरी सॉलिड विल डिजॉल्व इन एनी काइंड ऑफ लिक्विड। कुछ सॉलिड कुछ ही लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं, कुछ लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते हैं। दूसरी बात जो हमने समझी कि डिज़ोल्व होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल जो साथ में जुड़े हुए थे, हमको दिखाई दे रहे थे, अब हमको दिखाई देना बंद हो गए। वो पूरे के पूरे बीकर में, कंटेनर में स्प्रेड हो गए हैं, उसकी वजह से अब हमको दिखाई नहीं दे रहे। इस पूरे प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। राइट, कुछ और चीज़ें जो हैं वो डिज़ोल्विंग के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। जो हमको टर्म्स समझ में आना चाहिए, पहला है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, दैट वी विल लर्न। दूसरा है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है बच्चों, ये भी हमको यहाँ पे सीखना है। तीसरा है बच्चों इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं ये भी हमको आना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है बच्चों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। राइट, दीज ऑल थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड। और एक और चीज है बच्चों, दैट इज इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी हमको पता होना चाहिए, राइट। इन सारी चीज़ों को बच्चों फिर से समझने के लिए हम वही अपना एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्ट और शुगर इन वाटर, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट बच्चों। हमने एक कंटेनर लिया, राइट। कंटेनर में हमने अपना फेवरेट सॉल्वेंट लिया, और हमारा फेवरेट सॉल्वेंट कौन सा है? हमारा सॉल्वेंट का नाम है वाटर, राइट बच्चों। तो हमने वाटर ले लिया यहाँ पे। इसके अंदर हमने क्या किया, एक स्पून भर के शुगर को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, राइट। सो शुगर इज नाउ एडेड, राइट। ये शुगर ऐड करने के बाद ये क्या करा इसने, ये बॉटम में जाके सेटल हो गई बच्चों, और ये हमको दिखाई देने लगी। हमने कोई इसकी स्टिरिंग या चॉपिंग नहीं करी, हमने थोड़ा वेट किया कि देखते हैं भाई शुगर का क्या होता है। धीरे धीरे ये शुगर जो है बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन और डिसॉल्विंग, राइट, यानी शुगर का पानी में मिल जाना, अपने सॉलिड फॉर्म से डिसॉल्व स्टेट में आ जाना इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, क्या ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा? अगर हम इसमें 2 चम्मच 3 चम्मच या 4 चम्मच या 5 चम्मच शुगर कंटिन्यूसली ऐड करते रहे और करते रहें, तो क्या ये प्रोसेस शुगर के डिसॉल्व होने का कंटिन्यूसली चलेगा, या एक टाइम आएगा कि भाई अब ये शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, राइट। सो देयर विल बी ए टाइम व्हेन दिस शुगर विल स्टॉप डिसॉल्विंग। अब शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी। At that time, this solution will be called saturated solution. तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अब इस सॉल्यूशन में शुगर और ऐड नहीं होगी। अगर आप ऐड करेंगे तो वो बॉटम के अंदर सेटल हो जाएगी। दिस सॉल्यूशन इज नाउ सैचुरेटेड। इसके अंदर अभी और डिसॉल्व नहीं कर सकते, राइट बच्चों। नेक्स्ट है, जब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया तो जितना हमने इसके अंदर डिसॉल्व किया उस क्वांटिटी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड, यानी जितना हम उसमें ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी, राइट। उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और उससे ज़्यादा जो है वो उसके अंदर ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज नाउ द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुए बच्चों? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ a solution in which more solute can be added। ऐसा सॉल्यूशन बच्चों जिसके अंदर और सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, इससे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हम खाना खाने बैठे और हमको भूख लग रही है, राइट, तो हमारी मम्मा ने हमको 1 ब्रेड दिया, 1 चपाती दिया, सो हम अनसैचुरेटेड है। फिर हमको 2 दिया, अभी भी हम अनसैचुरेटेड। अभी हमको 3 दे दिया, अभी थोड़े से सैचुरेट हो गए, बट 4 दे दिया। अगर भाई थोड़े से पेटू हैं, थोड़ा हेल्दी है और हमको खाना ज़्यादा चाहिए, तो 4 चपाती खाने के बाद बोला मम्मा अब नहीं चाहिए, राइट, नाउ यू आर सैचुरेटेड। तो जब हम और नहीं घोल सकते तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जब हम और डिसॉल्व कर सकते हैं तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन इन विच more amount of solute can be added, that is called as unsaturated solution। नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम हमने जो है क्लास 11 में पढ़ा था कि रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट बच्चों। When product concentration reaches to a point, then product also starts converting into reactant, यानी प्रोडक्ट भी बच्चों रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, और इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। ये दोनों चीज़ें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो किसी भी रिएक्शन में होती हैं, हमने क्लास 11 में पढ़ा था बच्चों। और इक्विलिब्रियम के टाइम पे व्हेन देयर इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है बच्चों?
इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर हो जाता है। दैट टाइम वी कॉल इट एज ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। अब इस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को बच्चों हम डिसोल्यूशन पे यानी डिसॉल्विंग पे कैसे लगा सकते हैं? बहुत आसान है। हमने एक बीकर लिया, सॉल्वेंट का नाम वाटर लिया, हमने उसमें शुगर ऐड की। तो सबसे पहले बच्चों शुगर ने जब डिसॉल्व होना शुरू किया, शुगर प्लस वाटर साइन ऑफ रिवर्सिबल एंड दिस इज शुगर एक्वस। तो ये शुगर का डिसॉल्व होना जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ और इसको हमने कह दिया डिसोल्यूशन यानी डिसॉल्व होना। फिर धीरे धीरे जब शुगर काफ़ी सारी डिसॉल्व हो गई बच्चों, तो शुगर ने जो है वो वापस से अपनी सॉलिड स्टेट की तरफ वापस आना शुरू किया और इस प्रोसेस को हमने कहा प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, उसके अंदर ये दोनों रिएक्शंस जो हैं यानी दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के जो चेंज हैं वो सेम रेट पे होते हैं। यानी कि जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसमें शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन बच्चों जितनी शुगर डिसॉल्व होती है उतनी ही डिसॉल्व शुगर जो है वो सॉलिड स्टेट में वापस आ जाती है। यानी अगर हम उसको थोड़ी देर में चेक करें तो हमको शुगर का क्वांटिटी उतना ही मिलेगा जितना स्टार्टिंग में था। तो वी विल से इट इज़ नॉट डिसॉल्विंग, बट द रियलिटी इज़ दैट शुगर इज स्टिल डिसॉल्विंग, but the amount of sugar dissolving in water is equal to the amount of sugar dissolved in water settling to the bottom, यानी कि वो बॉटम पे सेटल हो रही है। इस तरीके से जो हमारा शुगर का इक्विलिब्रियम जो है वो डिसॉल्विंग का वो एस्टैब्लिश हो चुका है, राइट बच्चों। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो प्लीज़ कमेंट समथिंग इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट बच्चों। Yeah, that's great. Good. Now बच्चों नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquids। बच्चों अगर आपको याद हो कि इस लेक्चर के शुरू में हमने जो दो केस लिए थे, पहला केस था जिसके अंदर शुगर या सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो गया था, राइट। हमने कहा भाई शुगर और वाटर जो है वो सॉल्युबल है। दूसरा केस था कि जिसके अंदर हमने शुगर और सॉल्ट को जो है वो एसीटोन में या बेंजीन में या ईथर में डाल के डिसॉल्व करने का कोशिश किया, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ। हमने कहा कि भाई ये शुगर सॉल्ट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। तब हमको ये समझना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि कभी तो सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है और किसी दूसरे लिक्विड में वो डिसॉल्व नहीं होता है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है बच्चों इसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, यानी किस तरीके का आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट है। पहला फैक्टर तो बच्चों यही हो गया। दूसरा फैक्टर है बच्चों इसके अंदर टेम्परेचर, यानी किस टेम्परेचर पे हम डिसॉल्व कर रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर,
यानी कितने प्रेशर को हम अप्लाई कर रहे हैं इसको डिसॉल्व करने के लिए। राइट बच्चों, इसमें जो पहला फैक्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है, बट पहले में बहुत आपको कमाल की चीज़ें समझने के लिए मिलेंगी, तो एक बार इसको कोशिश करते हैं। राइट, पहला है बच्चों नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छा समझ आएगा। आपके पास में कोई सॉलिड ए है, राइट, चलो ए के पार्टिकल बना लेते हैं भाई, ए के पार्टिकल बन गए यहाँ पे। तो ये सॉलिड स्टेट में है ए अभी। ये बच्चों हमारे पास कोई लिक्विड बी है, राइट, चलो भाई बी के पार्टिकल बन जाओ। राइट, ये बी बन गया। ओके, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हमको दिखाई ऐसे नहीं देते हैं, लेकिन हमें चूंकि समझना है कि इनके बीच में क्या केमिस्ट्री है, तो थोड़ा सा हम सोचेंगे कि हमने बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप लगाया है और उससे हमको ये दिखाई दे रहे हैं। तो सॉलिड ए हो गया, लिक्विड बी हो गया। ए और ए पार्टिकल जो है इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन जैसे सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे आयोनिक फोर्स हो सकता है, जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे मॉलिक्यूलर फोर्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकते हैं, बहुत सारे इसके अंदर फोर्स हो सकते हैं। तो हम किसी एक में ना जाके हम कहते हैं भाई ये ए टाइप ऑफ फोर्स है। राइट, अब ये ए फोर्स जो है बच्चों वीक भी हो सकता है, स्ट्रांग भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही ये जो लिक्विड के पार्टिकल हैं बच्चों, इनके बीच में बी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी ये बी और बी जो है वो आपस में अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अब हमने क्या किया बच्चों, इन दोनों को मिक्स कर दिया। राइट, मिक्स किया तो क्या हुआ, ये पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, ये दोनों जो है वो आपस में मिक्स होंगे या नहीं होंगे वो हम समझने का कोशिश यहाँ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेक्शन क्या हो गया, ए बी हो गया। राइट बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास ए बी इंटरेक्शन तो है ही है, लेकिन ए और बी इंटरेक्शन भी पॉसिबल है, क्योंकि ए को भी देख सकता है और बी को भी देख सकता है, यानी आपस में ए को भी अट्रैक्ट कर सकता है और बी को भी कर सकता है। अब आप सोचिए बच्चों, अगर ये ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि ये ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा है, तो क्या होने वाला है, जब हमने इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ए का पार्टिकल दूसरे ए पार्टिकल को पकड़ेगा, खींचेगा और साथ में बैठ जाएगा। राइट, यानी वो बी के साथ में मिक्स ही नहीं होगा, क्योंकि ए और ए के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ए अपनी अलग लेयर बना लेगा और बी से बात नहीं करेगा। या आप ऐसे समझिए कि बी और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। राइट, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होगा बच्चों, जब हम इनको मिक्स कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं, अच्छी तरीके से मिलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़े टाइमिंग के लिए तो वो मिक्स हो गया, लेकिन बी से फ्रेंडशिप इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको ए से बात करना ही पसंद नहीं है। तो क्या करेगा, बी अपनी लेयर बनाएगा और अलग हो जाएगा। राइट, यानी मिक्स होने के लिए कंडीशन क्या है, राइट, कंडीशन क्या है बच्चों, अगर हमारा ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी से स्ट्रांग है तो मिक्स नहीं होगा। राइट, जैसे ये वाला केस, अगर हमारा बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होगा तो भी मिक्स नहीं होगा, जैसे हमारा ये वाला केस। तो अगर मिक्स होना है तो क्या होना चाहिए। राइट, आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा बच्चों कि ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मस्ट बी इक्वल टू बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
यानी अगर घुलना है, अगर डिसॉल्व होना है, तो यहाँ पे ए और बी को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो उसमें वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना चाहिए ए और बी के बीच में जो ए के बीच में है और जो बी के बीच में है, तब जाके ये घुलेगा, राइट। अगर इसको हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लें तो कैसे समझ में आएगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट हैं, उनका किसी नए स्कूल में एडमिशन हो गया, राइट। तो जो नए स्टूडेंट हैं बच्चों, उनको मान लो उनका नाम बी है, और जो क्लास में जो बच्चे पहले से थे उनका नाम हो गया ए। तो हम एक क्लास बना देते हैं बढ़िया सी, ये क्लास है और ये बच्चे पहले वाले बैठे हुए हैं, राइट, और इन बच्चों का नाम है ए। अब यहाँ पे नए बच्चे आए, राइट, नए बच्चे आ जाओ भाई, इन नए बच्चों का नाम है बी, राइट। तो जब ये नए बच्चे आए तो ये बी के बीच में तो भाई पहले से कुछ था, क्योंकि ये एक दूसरे को जानते थे। अब ये क्लास में मिक्सअप होंगे या नहीं होंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि ए और बी के बीच में क्या बात होती है। अगर बी के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है कि ये ए से बात ही नहीं करेगा, तो ये बी अलग रहेंगे, क्लास में किसी से बात करेंगे ही नहीं। अगर ए आपस में इतने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि वो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा उनको, तो ये बी को अपने साथ में मिक्स नहीं करेंगे, ए अलग रहेंगे, बी अलग रहेंगे। तो अगर बी को ए के साथ में मिक्स होना है तो क्या होना चाहिए, ए बी के बीच में वही इंटरेक्शन होना चाहिए जो ए के बीच में है और जो बी के बीच में है। यहाँ पे बच्चों अगर मैं कंक्लूडिंग लाइन दूँ आपको, यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब हो गया कि कोई भी सॉलिड अपने जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। अगर वो सॉलिड एक पोलर सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, राइट, और उसके बीच में जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे सॉल्ट है बच्चों NaCl, बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या होगा यहाँ पे, वो पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में ही डिसॉल्व होगा। ए पोलर सॉलिड विल डिसॉल्व इन ए पोलर सॉल्वेंट, राइट। और अगर उस पोलर सॉलिड को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, अल्कोहल जैसे उसमें डालेंगे या बेंजीन में डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा बच्चों, क्योंकि उस वहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक नॉन पोलर सॉलिड लें तो वो नॉन पोलर सॉलिड बच्चों नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। ए पोलर सॉलिड विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, in non-polar solid will dissolve in a non-polar solvent because their molecule need to attract equally, right। तो जो salt water में dissolve हुआ था या sugar water में dissolve हुआ था क्योंकि दोनों polar थे, लेकिन वही salt आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हुआ क्योंकि सॉल्ट पोलर है और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, कि यहाँ पे सॉल्वेंट का टाइप क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है, सोल्यूट का टाइप क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर, बिकॉज अगर डिसॉल्व होना है तो ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी नियरली इक्वल टू ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। नाउ वी आर कमिंग टू सेकेंड पॉइंट बच्चों। सेकेंड पॉइंट है बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने क्लास 11 में पढ़ा था, उसी को लेते हैं। ये कोई सॉलिड है बच्चों, ये किसी लिक्विड में हमने डिसॉल्व किया और ये सॉलिड जो है ये डिसॉल्व हो गया, राइट। अब कोई भी हमारा केमिकल चेंज होता है तो उसमें बगैर एनर्जी चेंज के वो नहीं हो सकता, तो देयर विल बी चेंज ऑफ एंथैल्पी, डेल्टा H सॉल्यूशन विल ईदर बी पॉजिटिव और डेल्टा H सॉल्यूशन इट विल बी नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव का मतलब यह है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है
और निगेटिव का मतलब ये है कि ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, राइट। अब इसमें बच्चों एक एक केस हम जो है पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब हो गया कि दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग द हीट, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है बच्चों यहाँ पे जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो सराउंडिंग में हीट कम हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई यानी कि हीट जो है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जब आप हीट यहाँ पे ऐड करते हैं बच्चों तो क्या होगा, दिस साइड इज हाई टेम्परेचर साइड एंड दिस साइड इज लो टेम्परेचर साइड। ओके, आप इस स्क्रीन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, यही आपकी मदद करेगा बच्चों कि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कोई भी, जैसे आप अपने घर में शुगर या सॉल्ट को पानी में घोलते हैं ना बच्चों, तो पानी का टेम्परेचर गिर जाता है। अगर पानी को आप शुगर जो है घोलने से पहले आप वाटर का टेम्परेचर लें और शुगर घोलने के बाद वाटर का टेम्परेचर लें तो आपको पता लगेगा कि आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर द टेम्परेचर ऑफ वाटर हैज़ फॉलन डाउन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऐसे केसेस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर से क्या होगा, दिस रिएक्शन विल मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हेन दिस रिएक्शन विल शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो क्या होगा यहाँ पे, more of the solid will dissolve, right? So dissolution will increase, right? और इसका एग्जाम्पल हम जानते हैं बच्चों, अगर शुगर को हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं और अब फिर हम उसका टेम्परेचर रेज करते हैं तो हम और शुगर डिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे घर में जलेबी या रसगुल्ला या कुछ भी बनना होता है तो उसमें जो हलवाई अंकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले शुगर डालते हैं पानी में और उसके बाद बहुत तेज़ी से गर्म कर देते हैं और शुगर डिजॉल्व हो जाती है, बिकॉज शुगर्स डिजॉल्विंग इन वाटर इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो उसमें और शुगर डिजॉल्व कर सकते हैं। उल्टा भी बोल सकते हैं बच्चों क्या, कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम कर रहे हैं, राइट। तो हम जानते हैं बच्चों कि हम जब घर पे शरबत बनाते हैं और बर्फ़ पहले डाल देते हैं तो शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं होती है। सो डिक्रीज इन टेम्परेचर विल कॉज डिक्रीजिंग इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट है बच्चों सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड डिज़ोल्व, delta H solution is equal to negative, means reaction is exothermic, right? All such reaction which takes place by the release of heat, तो यहाँ पे बच्चों ये जो प्रोडक्ट साइड है ये हाई टेम्परेचर हो जाती है और रिएक्टेंट साइड जो है वो लो टेम्परेचर हो जाती है, राइट। यानी जैसे हम लाइमस्टोन को या क्विक लाइम को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं बच्चों, तो क्या होता है उसके डिज़ोल्व होते होते जो है वो पानी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज द डिज़ोल्विंग ऑफ क्विक लाइम इन वाटर इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें डिसोल्यूशन जो है बच्चों एक्सोथर्मिक होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा प्रोडक्ट साइड हाई टेम्परेचर साइड है और हम फर्दर टेम्परेचर राइज करें, राइज इन टेम्परेचर, राइट, तो टेम्परेचर राइज करने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। और सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज करेगी बच्चों, क्योंकि हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ा था कि व्हाटएवर चेंज वी मेक रिएक्शन ट्राई टू अनडू दैट, रिएक्शन उसको अनडू करने का कोशिश करती है। उसकी वजह से अगर हम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं यहाँ पे तो रिएक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इस रिएक्शन में अगर हमको ज़्यादा डिज़ोल्व करना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा और कम टेम्परेचर करने की वजह से ये हाई टेम्परेचर की साइड में शिफ्ट होगी और ज़्यादा यहाँ पे डिज़ोल्व होगा, राइट। लास्ट बच्चों आता है हमारा जो थर्ड फैक्टर है, दैट इज प्रेशर, राइट। प्रेशर के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो उसके अंदर कोई वॉल्यूम चेंज ज़्यादा नहीं होता है, कोई प्रेशर का फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता ही नहीं है। तो सॉलिड डिज़ोल्व इन लिक्विड केस में प्रेशर कोई फैक्टर नहीं है, वेदर आप प्रेशर इंक्रीज करें या प्रेशर डिक्रीज करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एंड प्रेशर हैज़ नो रिलेशन विद द डिज़ोल्विंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट बच्चों। मैं
इसी के साथ आज की क्लास को फिनिश करना चाहूँगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों कि इस वीडियो को अच्छी तरीके से एक बार दो बार देखें, टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और इस टॉपिक में बहुत सारे जो है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और बोर्ड्स में आते हैं। ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है बच्चों, नीट में भी और जेई में भी, और जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें बना सकते हैं वो बनते हैं और काफ़ी सारे आते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और एक और रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो इसको लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर अपनी डिफ़िकल्टीज लिखें। आई विल डेफिनेटली फाइंड टाइम टू आंसर दिस, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।